तो इस तरह से हमने एसिड बेस सॉल्ट को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया विथ पीएच वैल्यू, कि पीएच वैल्यू के बढ़ने से क्या होगा, पीएच के घटने से क्या होगा, पीएच अगर न्यूट्रल है तो क्या होगा। अब हम सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसिड और बेसिस हमने डेफिनेटली अच्छे ढंग से डिस्कस कर लिया। इस पर जो क्वेश्चंस होंगे, वैसे तो असाइनमेंट भी मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन आप जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ ही साथ बेटर होगा कि आप एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन करें, और उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कांटेक्ट करें, तो फिर मैं उसका आंसर भी आपको भेज दूंगा। ठीक है। अब सॉल्ट्स की बात करें तो सीधे सीधे आप सॉल्ट के बारे में बोलते हैं कि भाई एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट को सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो बस उसी डेफिनेशन को लिख दीजिए कि ए सॉल्ट इज ए न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड एंड अ बेस बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए इसके नीचे जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, ये एक जनरल एग्जाम्पल लिखा है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत आपको है। मैंने लिखा है HA प्लस BOH गिव्स BA प्लस H2O। ऐसा क्यों दिखा है? आप दिखा सकते थे HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। तो भाई ये तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हुआ ना, जहां आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया। ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, लेकिन ये एक जनरल एग्जाम्पल है जिसमें जैसे आपने यहाँ लिया है HA प्लस BOH गिव्स BA प्लस H2O। अब देखो सिग्निफाई करते हैं हम यहाँ पर कि जो सॉल्ट BA फॉर्म कर रहा है उसमें B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कटायन को। तो डेफिनेटली A क्या रिप्रेजेंट करेगा? एनायन को। और ये दोनों कहाँ से फॉर्म हुए? तो ये जो HA एसिड था और BOH बेस। अब क्लियर है इसमें कि H इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो H आयन कहाँ से आया होगा? एसिड से आया होगा। यहाँ OH माइनस होगा, तो बेस का जो OH माइनस है, एसिड के H प्लस, ये दोनों रिएक्ट करके ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन होता है और BA का फॉर्मेशन हो जाता है जो सॉल्ट होता है, और वो एक आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है। पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख लें कि सॉल्ट NaCl कंटेन्स Na प्लस एज कटायन डेराइव्ड फ्रॉम NaOH एंड एनायन Cl माइनस फ्रॉम एसिड HCl। ये अगर NaCl यहाँ बना है तो इसमें कटायन सोडियम प्लस है, एनायन क्लोराइड माइनस है। ये सोडियम प्लस कहाँ से आया? जो मेटेलिक आयन है, जो कटायन है, ये बेस से आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और Cl माइनस कहाँ से आया? ये एसिड से आया, HCl से आया। इस तरह से बना NaCl प्लस H2O। ठीक है। अब देखेंगे कि क्या सभी सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में। जैसे डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि सॉल्ट्स आर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो क्या हम सॉल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व करा लें तो सभी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा एसिड और बेस के नेचर पर। On the basis of nature of acid and base from which the salt is formed, salts can be divided into following categories। अब देखिए मैंने एक टेबल यहाँ ले लिया है जिसमें टाइप ऑफ सॉल्ट यहाँ शो किया है, नेचर ऑफ एसिड, नेचर ऑफ बेस और नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। वैसे आप पहले समझ लें कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग लिया गया, एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। और जब न्यूट्रल होगा तो उसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। तो सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो गया, न्यूट्रल हो गया एक्वस सॉल्यूशन, पीएच का वैल्यू 7 हो गया।
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट लिया जाता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, वीक बेस ले लिया NH4OH, तो जो सॉल्ट बनेगा NH4Cl उसका pH लेस देन 7 होगा, यानी एसिडिक इन नेचर। क्या मतलब, जो स्ट्रांग होगा वो डोमिनेट करेगा। यहाँ स्ट्रांग एसिड था, वीक बेस था, तो स्ट्रांग एसिड है तो डोमिनेशन हो गया, इसका डोमिनेंस हो गया, और ये एसिडिक इन नेचर हो गया सॉल्ट, pH लेस देन 7 मिल गया। अगर वीक एसिड लिया गया और स्ट्रांग बेस लिया गया तो जाहिर है pH जो मिलेगा वो ग्रेटर देन 7 मिलेगा। क्यों भाई, यहाँ डोमिनेंस किसका होगा, बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ एसिटिक एसिड हमने लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम एसिटेट जो बन रहा है, उसका pH ग्रेटर देन 7 हो रहा है, यानी बेसिक इन नेचर हो रहा है। हाँ, जैसे आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ये शुरू वाला ध्यान दीजिए, न्यूट्रल इन नेचर होता है, तो ठीक उसी के पैटर्न पर आपको बोल देना चाहिए कि वीक एसिड एंड वीक बेस का भी न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होगा एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे वीक एसिड एसिटिक एसिड लिया, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो जो फॉर्मेशन सॉल्ट का हुआ अमोनियम एसिटेट का, ये कोई ज़रूरी नहीं कि न्यूट्रल हो, ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बेस पर भी। इसलिए वीक एसिड और वीक बेस के केस में हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि मे बी एसिडिक, मे बी बेसिक। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि कॉमन सॉल्ट, जिसको आप टेबल सॉल्ट कहते हैं, जिसको आप सीधे सीधे सॉल्ट भी बोलते हैं, केमिकल नाम जिसका सोडियम क्लोराइड है, तो उससे हम और बहुत सारे सॉल्ट्स प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है 10th क्लास के सिलेबस का, और इसको मेंशन भी किया हुआ है NCERT में, डायग्राम भी दिखाया हुआ है। तो चलिए हम भी चर्चा करते हैं। अब आप जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या सीधे सॉल्ट को केमिकली हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, फॉर्मूला NaCl होता है। लार्ज स्केल पर ये कैसे मिलता है, सोलर इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। आप अगर सोशल स्टडीज़ पढ़ते होंगे तो बहुत सारे इसके पीछे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। गांधी जी का नमक सत्याग्रह, सॉल्ट बनाने के लिए जो उन्होंने सत्याग्रह किया, तो कैसे बनाया गया, उन्होंने किसी फैक्ट्री में थोड़े बनाया था। सोलर इवापोरेशन ऑफ सी वाटर, लार्ज स्केल पर, यानी मैन्युफैक्चर किया जाता है। कैसे भाई, तो क्रूड सोडियम क्लोराइड, जिसको रॉक सॉल्ट कहा जाता है, ये जो क्रूड सोडियम क्लोराइड होता है ये बिल्कुल प्योर नहीं होता है। ये जो क्रूड सोडियम क्लोराइड मिलता है इसमें कुछ ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सब कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो बहुत कम अमाउंट में क्रूड सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंट होती हैं। साथ ही साथ कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को तो हटाना आसान होता है। तो इसलिए अगर हम अगले पॉइंट की बात करें कि क्रूड NaCl को कैसे प्योरीफाई किया जाता है, हाउ इज क्रूड NaCl प्योरीफाइड, तो सबसे पहले क्रूड सोडियम क्लोराइड को हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा लेते हैं। क्रूड सोडियम क्लोराइड को हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा लेते हैं। क्या अलग हो जाएगा यहाँ, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, चूँकि वो डिसॉल्व नहीं करेंगी, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको इसी जगह रिमूव कर देंगे फिल्ट्रेशन से। ठीक है,
और जो बच जाएगा वो क्रिस्टल ऑफ NaCl होगा, वो सेपरेट आउट हो जाएगा। इसकी लेस सॉलिबिलिटी की वजह से सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। और चूंकि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये थोड़ी ज़्यादा सॉल्युबल थी, ये उसी जगह रह जाएंगी। और इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि टेबल सॉल्ट बिकम्स स्टिकी इन रेनी सीजन, वाई? चूँकि देखिए एक प्रोसेस होता है डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस का मतलब होता है कि वैसा प्रोसेस या डेलिक्वेसेंट मटेरियल वैसे मटेरियल होते हैं जो वाटर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और उसी में डिज़ोल्व कर जाते हैं। तो आप देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक बरसात के दिनों में थोड़ा स्टिकी हो जाता है, थोड़ा लगता है पिघला हुआ सा, मेल्ट हुआ सा लगता है, जबकि सोडियम क्लोराइड डेलिक्वेसेंट मटेरियल नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जो इम्प्योरिटी के रूप में प्रेजेंट है मैग्नीशियम क्लोराइड, वो डेलिक्वेसेंट इन नेचर होता है, जिसकी वजह से NaCl रेनी सीजन में थोड़ा स्टिकी हो जाता है। तो रिकैप्चुलेशन के लिए हम फिर से चलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, crude sodium chloride is dissolved in minimum amount of water. Insoluble impurities are removed here by filtration. Crystals of NaCl separate out due to less solubility. Calcium chloride, magnesium chloride being more soluble remains there. और टेबल सॉल्ट क्यों स्टिकी हो जाता है, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड as impurity which is deliquescent in nature. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, NaCl की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, और प्योर सोडियम क्लोराइड इज नॉन डेलिक्वेसेंट इन नेचर होता है। अभी अभी हमने आपको डेलिक्वेसेंस के बारे में बताया कि डेलिक्वेसेंट मटेरियल्स आर दी सब्सटेंसेज which can absorb moisture from the atmosphere and may dissolve in it, and this process is known as deliquescence. ठीक है, तो प्योर NaCl नॉन डेलिक्वेसेंट होता है नेचर में। अब इसमें जो प्रिपेयर कराए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड से जो प्रिपेयर कराए जाते हैं कंपाउंड, उसमें से एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और अक्सर 1 ईयर अल्टरनेट या लगभग हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन इससे बोर्ड में ज़रूर रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, कमर्शियल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और इसके पीछे कारण भी है कि कॉस्टिक सोडा क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स कोरोसिव एक्शन। आप देखे होंगे कि सर्फ खास करके जो थोड़े चीपर वाले डिटर्जेंट्स होते हैं, उन डिटर्जेंट से अगर हैंड वॉश करते हैं तो थोड़ा सा खुरदरा टाइप का स्किन हो जाता है। ये उनके कोरोसिव एक्शन की वजह से होता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। अब इनका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस करके। किसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है? एक्वस सोडियम क्लोराइड का। अब एक्वस सोडियम क्लोराइड का एक कॉमन नेम कह सकते हैं, ब्राइन भी कहा जाता है इसको। एक्वस सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहा जाता है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। पिछले टॉपिक में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको मैंने बताया था, जब डिकम्पोजिशन बता रहा था मैं, तो मैंने कहा था कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है। तो वही जो इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है उसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। और जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, यानी एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड कहने से मेरा मतलब है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन वाटर में। एक्वस मींट फॉर वाटर, एक्वा। और इसको किया जाता है कास्टनर केल्नर सेल में।
ये उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम था जिसमें सोडियम क्लोराइड से, ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। इक्वेशन आपके सामने है, 2NaCl प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक तरह का डिवाइस होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, कैथोड लगा होता है, एनोड लगा होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के रूप में होता है, उसका कनेक्शन बैटरी से या इंडक्शन कॉइल से किया हुआ रहता है। जब करंट को ऑन किया जाता है तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है, कटायन उसमें जो डिसोसिएट होकर कटायन जो बनते हैं वो कैथोड पे जाते हैं, अनायन एनोड पे जाते हैं, और डिस्चार्ज के लिए जो कटायन और एनायन जो डिस्चार्ज होते हैं कैथोड और एनोड पर, आगे क्लास में पढ़ेंगे कि उसके पीछे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ थियरी हैं कि कब कौन सा कटायन कैथोड पर जाता है, और ख़ास करके वैसे केसेज में जब एक से ज़्यादा कटायन मिलते हों, वहाँ एक से ज़्यादा एनायन मिलते हों, तब उनका डिस्चार्ज कैसे होगा, इसको डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स भी बने हुए हैं। लेकिन यहाँ सीधे सीधे आप इक्वेशन एक स्टेप में देखेंगे कि 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। हाँ, ये ज़रूरी है यहाँ बताना कि कैथोड पर क्या जाता है और एनोड पर क्या जाता है। तो हम आपको बता दें कि हाइड्रोजन गैस जो जाती है ये कैथोड पे फॉर्म करती है, जबकि क्लोरीन एनोड पर जाता है। जाहिर है कि हाइड्रोजन गैस जो मिली वो हाइड्रोजन आयन से मिली होगी, और हाइड्रोजन आयन कटायन है, तो कटायन कहाँ जाएगा? कैथोड पर। Cl माइनस एनायन है, एनायन कहाँ जाएगा? एनोड पर। और इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्यों क्लोर अल्कली कहा जाता है? भाई हम तो अल्कली बनाने चले थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली, चूँकि वाटर सॉल्युबल बेस है, तो हम अल्कली बनाने चले थे, हमको साथ साथ क्लोरीन भी मिल गया, तो इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोरीन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ अल्कली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी की। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। मैन्युफैक्चर तो उसका हमने करा लिया, कास्टनर केल्नर सेल में एक्वस NaCl से। ये एक वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होता है, वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। वाइट का मतलब समझ रहे हैं, ट्रांसलूसेंट का मतलब समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझिए, ये ना ओपेक है और ना ही ट्रांसपेरेंट है। अब तो समझ रहे होंगे, ओपेक जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सके, और ये दोनों के बीच का चीज होता है ट्रांसलूसेंट। तो ये एक वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है जिसके मेल्टिंग पॉइंट होती है 591 केल्विन, और जो आराम से डिज़ोल्व कर जाता है पानी में, रेडिली डिज़ोल्व्स इन वाटर, और वाटर में डिज़ोल्व करके क्या करता है? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, और इसका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, जो डिज़ोल्व होने का प्रोसेस है, वो हाईली एक्सोथर्मिक है, वो हीट इवॉल्व करता है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, डेलिक्वेसेंट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्वेसेंट इन नेचर। कुछ यूजेज जान लें सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी और बाद में क्लोरीन के भी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है सोप के मैन्युफैक्चर के लिए, पेपर मैन्युफैक्चर के लिए, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में किया जाता है। बॉक्साइट अल्मुनियम का एक और होता है, फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। एक्चुअली बॉक्साइट को प्योरीफाई किया जाता है, और इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन हम जो अडॉप्ट करते हैं वो बेयर्स प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए बॉक्साइट के प्योरिफिकेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। यानी अल्मुनियम के एक्सट्रैक्शन में एक
बेहद इम्पॉर्टेंट रोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी है। लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में इसको रखा जाता है। लेबोरेटरी में आप देखते होंगे सेल्फ्स पर जो बाहर बॉटल रखे होते हैं, रिएजेंट बॉटल, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है और इनसे फैट्स एंड ऑयल्स का भी प्रिपरेशन करवाया जाता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन में क्लोरीन मिलता है। इसका भी यूज आप जान लें कि वाटर ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है, स्विमिंग पूल को डिसइंफेक्ट करने में इसका इस्तेमाल होता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात, ये ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीच करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब अगला जो कंपाउंड है इसमें भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इसमें भी होता है और कंपाउंड होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है और जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रिपरेशन सोडियम क्लोराइड से किया जाता है और ये मैन्युफैक्चर होता है। लार्ज स्केल पर जो प्रिपरेशन होता है उसको मैन्युफैक्चर कहा जाता है। तो इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अमोनियाकल ब्राइन। अब अमोनियाकल ब्राइन का मतलब क्या? ब्राइन तो आप जानते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का होता है। तो ये ब्राइन सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर है और वो अमोनियाकल यानी अमोनिया जब पास करा दिया गया उसमें तो वो बन गया अमोनियाकल ब्राइन। यहाँ देखिए NaCl + H2O + NH3। इस सॉल्यूशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया जाता है तो सॉल्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड और यहाँ पर मिल जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और इस प्रोसेस का बड़ा इम्पॉर्टेंट एक नाम है सोल्वे प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनाने की ये मेथड, जिसमें सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है और रिएक्शन जो इन्वॉल्व है वो NaCl + H2O + NH3 + CO2 गिव्स NH4Cl + NaHCO3। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है जो यहाँ सॉल्ट मिलता है। तो ये तो हो गया इसका लार्ज स्केल प्रिपरेशन यानी मैन्युफैक्चर, जिसको ट्रेडिंग के लिए बनाया जाता है, कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया जाता है, मार्केट में सेल करने के लिए बनाया जाता है। लेबोरेटरी मेथड इसका क्या है? तो इसको प्रिपेयर किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड पास करा करके सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन पर। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन पर अगर पास कराया जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन यहाँ है सोडियम कार्बोनेट + CO2 + H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, ध्यान रखिएगा जब भी आप रिएक्शन लिखते हैं, खास करके केमिकल इक्वेशन जब आप लिखते हैं वो बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज मार्क्स पे असर पड़ सकता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, लेकिन उतना सॉल्युबल नहीं होता है जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है वाटर में। ये स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी कम थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे उसमें आपने देखा रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, यानी पूरी तरह से अच्छी तरह से सॉल्युबल है, लेकिन ये स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है। हाँ, ये भी अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। कारण आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्लियर कट, आपको अगर इसको यहाँ आयोनाइज करके तोड़ दें Na+ + HCO3- तो नज़र आएगा कि भाई यहाँ पर तो कार्बोनिक एसिड और सोडियम आयन नज़र आ रहा है। तो सोडियम आयन आया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहे जैसे बने, सोडियम क्लोराइड को लेकर के बने चाहे जैसे बने, तो ये चूँकि इसमें इन्वॉल्व है एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड,
इसलिए ये अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है क्योंकि बेस की डोमिनेंस होती है। और इसका यूज होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर एज एंटासिड्स एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर क्या होता है भाई? बेकिंग पाउडर होता है जिसमें बेकिंग सोडा तो होता ही है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट भी होता है। और उस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट की प्रेजेंस की वजह से जब इसका इस्तेमाल केक वगैरह बनाने में किया जाता है तो केक बड़ा फ्लफी हो जाता है। तो बेकिंग पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है फूड मटेरियल में। एंटासिड्स, एंटासिड यानी जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो इसको दे करके न्यूट्रलाइज किया जाता है। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडा एसिड, सोडा ये हो गया, एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हाइड्रोजन कार्बोनेट पर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। वैसी स्थिति में पार्टली फायर को कार्बन डाइऑक्साइड बुझाता है और पार्टली वाटर बुझा जाता है। तो इस तरह से हमने बात करी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा की। अब हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, और ये वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वैसे सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो हम सीधे फॉर्मूला पूछें तो आप बोलिएगा Na2CO3, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक इसको नहीं कहा जाएगा। वैसे आप बिल्कुल करेक्ट हैं, पूछा जाए कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तो आपने कहा Na2CO3। अब हम एग्जिस्टेंस की बात तो नहीं कर रहे हैं कि वो एनहाइड्रस है कि हाइड्रेटेड है। तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि ये वेरियस फॉर्म्स में पाया जाता है। जब ये एनहाइड्रस होता है Na2CO3 तो इसका भी एक कॉमन नेम होता है सोडा ऐश। क्या कहा जाता है इसको? सोडा ऐश। जब ये मोनोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके साथ होता है Na2CO3H2O, तो सीधे सीधे मोनोहाइड्रेट होता है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इसको कह लिया जाता है। लेकिन जो इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, वो होता है डेकाहाइड्रेट। और जब Na2CO3 10H2O होता है तो इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। अब इसका प्रिपरेशन का मेथड बड़ा आसान सा है। अभी अभी आपने जो बनाया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको हीट कर दिया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। बाय हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। अभी आपने मैन्युफैक्चर देखा, तो उस मैन्युफैक्चर में जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना उसको हीट कर दिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ CO2 और H2O भी बनता है, तो इसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर लिया जाता है वॉशिंग सोडा लेने के लिए। वॉशिंग सोडा जो Na2CO3 10H2O होता है, जिसको मैंने कहा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा एंड द केमिकल इक्वेशन इज Na2CO3 plus 10H2O gives Na2CO3 into 10H2O। एक्चुअली इंटू नहीं है, वो डॉट बीच में दिया हुआ है जो बताता है कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सोडियम कार्बोनेट के साथ हैं, तभी ये वॉशिंग सोडा कहा जाता है। अगर Na2CO3 सिर्फ रहे तो एनहाइड्रस स्टेट में इसका कॉमन नेम सोडा ऐश होता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये भी आराम से सॉल्युबल होता है वाटर में, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। और वाटर में डिसॉल्व करके कैसा सॉल्यूशन बनाता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब एक नया टर्म आपको यहाँ मिला, हाइग्रोस्कोपिक। अब हाइग्रोस्कोपिक क्या है? तो ये भी डेलिक्वेसेंट से मिलता जुलता है। हाइग्रोस्कोपिक भी वही है जो डेलिक्वेसेंट है। दोनों में एक माइनर डिफरेंस ये होता है कि डेलिक्वेसेंट मटेरियल कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, गेट डिसॉल्व्ड इन इट and even form sometimes saturated solution. But so far the hygroscopic
substances are concerned, they can absorb moisture from the atmosphere but do not dissolve in it. ठीक है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है कब, जब एनहाइड्रस स्टेट में हो। क्योंकि वॉशिंग सोडा तो खुद Na2CO3 10H2O लिए हुए है, तो वो हाइग्रोस्कोपिक होगा कैसे, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो फिर मॉइस्चर उड़ेगा कैसे बाहर से। तो जब ये एनहाइड्रस स्टेट में होता है तब ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। और जब इसको एयर में एक्सपोज कर दिया जाता है तो अपना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ये लूज करने लगता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा लूजेज वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये एक क्रमशः प्रक्रिया है रिस्पेक्टिवली। जैसे वॉशिंग सोडा को अगर ड्राई एयर में भी छोड़ दें तो उसके 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाते हैं और एक मोनोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। उस मोनोहाइड्रेट को अगर हीट कर दिया जाए तो ये कंप्लीट एनहाइड्रस हो जाता है, यानी सोडा ऐश बन जाता है, और जो एक मॉलिक्यूल वाटर का था वो भी निकल जाता है। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको एफ्लोरेसेंस कहा जाता है। द स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय ए हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑन एक्सपोजर टू एयर इज नोन एज एफ्लोरेसेंस। ये एक स्पॉन्टेनियस वाटर लॉस का प्रोसेस है जो क्रिस्टलाइजेशन बाय ए हाइड्रेटेड सॉल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट का, अगर एक्सपोज कर दें उसको एटमॉस्फेयर में तो वो निकल जाता है, और इस प्रोसेस को एफ्लोरेसेंस कहा जाता है। आप इसको दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि एफ्लोरेसेंस इज ए प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ विच crystalline substance can lose its water of crystallization wholly or partly on exposure to atmosphere। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया जाता है कि जब वॉशिंग सोडा को ओपन एयर में छोड़ दिया जाता है, वॉशिंग सोडा नहीं, रादर सोडियम कार्बोनेट को, जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, कि जब सोडियम कार्बोनेट को ओपन एयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है तो उसके मास पर कुछ इफेक्ट आ जाता है। डू यू फील इफेक्ट क्या आता होगा? मास इंक्रीज करता होगा कि मास डिक्रीज करता होगा? सोचिए, एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस है तो जाहिर वो लेगा, क्या लेगा? एनहाइड्रस स्टेट में तो हाइग्रोस्कोपिक है ना, तो वो तो लेगा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से, हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो उसका मास तो बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वही जब क्रिस्टलाइन स्टेट में उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है तो उसका मास डिक्रीज करता है, कारण वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, जिससे असर होता है उसके मास पर। ठीक है, तो बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा एक्सरसाइजेज में, आप उसको सॉल्व करेंगे। अब इसके यूजेस देख लें। इसका यूज होता है बोरेक्स के मैन्युफैक्चर में और कॉस्टिक सोडा के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है। बोरेक्स के बारे में आप पढ़ेंगे जब आप अल्कली मेटल्स पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो वहाँ एक कंपाउंड के रूप में, सोडियम के कंपाउंड के रूप में या बोरोन के कंपाउंड के रूप में जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट में जाएंगे तो चूँकि Na2B4O7 10H2O इसका फार्मूला होता है, तो वहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में आप पढ़ेंगे बोरेक्स के बारे में। इसका मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग सोडा का। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। सोडा इसके नाम में लगा हुआ है, तो क्लीनिंग में, लॉन्ड्रिंग में, ड्राई क्लीनिंग में, सब में इसका इस्तेमाल होता है। और अबव ऑल इसका इस्तेमाल परमानेंट हार्डनेस को हटाने